नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नाटक के तत्वों के बारे में। नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें से कुछ तत्वों के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनय के बारे में। सबसे पहले देशकाल वातावरण। नाटक में वास्तविकता, सजीवता और गरिमा लाने के लिए अनुकूल वातावरण महत्वपूर्ण रहता है। बिना उपयुक्त देशकाल का निर्माण किए नाटककार जो है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। उसका जो वर्ण विषय है उसको वह पाठकों तक, दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचा नहीं सकता। तो अपनी बात को, अपने वर्ण विषय को अपने श्रोताओं तक, पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उसे उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना जरूरी है। इस वातावरण का निर्माण वह किस प्रकार करता है? पात्रों के वस्त्र आभूषण विधान से, उनके आचार व्यवहार से, उनके कार्य व्यापार से, उनके परिवेश से, उनकी भाषा, इन सब के माध्यम से वह उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। तो इन चीज़ों के प्रति यदि नाटककार सजग रहता है तो वह अपने नाटक में यथार्थता और सजीवता ला सकता है। अगर वह जिस युग से, जिस स्थान से पात्रों को उठा रहा है, पात्रों को ले रहा है, वहीं से उनकी भाषा लेता है, वहीं से उनका वस्त्र आभूषण लेता है, वहीं से उनका आचार व्यवहार लाता है, तो उसके पात्र यथार्थ जान पड़ते हैं, वे सजीव जान पड़ते हैं, बनावटी, नकली नहीं लगते हैं। और यह बात ऐतिहासिक नाटकों के लिए बहुत अधिक जरूरी है। ऐतिहासिक नाटकों में उस वातावरण का निर्माण करने पर ही नाटककार जो है अपने उद्देश्य में, अपने वर्ण विषय में, अपने वर्ण विषय को प्रेषित करने में सफल हो पाता है। तो ऐतिहासिक नाटकों में तो नाटककार वातावरण की थोड़ी सी भी उपेक्षा नहीं कर सकता। वातावरण में देश काल बाह्य है और मनोदशा आंतरिक है। तो दोनों ही प्रकारों की पूरी क्षमता नाटककार में आवश्यक है। अगला तत्व है भाषा शैली। नाटक की जो भाषा है, नाटककार भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करता है। तो नाटककार के भावों और विचारों को वहन करने वाली भाषा ही होती है, भावों की वाहिनी, विचारों की वाहिनी भाषा ही है। तो नाटक की जो भाषा है वह पात्रानुकूल होनी चाहिए, प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। पात्रानुकूल, पात्रों के अनुसार, जिस वर्ग के पात्र हैं, जैसे पात्र हैं वैसी ही भाषा होनी चाहिए। अगर पात्र कम पढ़े लिखे बताए गए हैं, साधारण वर्ग से बताए गए हैं, तो उनकी भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए, देशज शब्दों से युक्त तद्भव भाषा रहती है। अगर पाठक उच्च वर्ग के हैं, पढ़े लिखे वर्ग से लिए गए हैं, तो उनकी भाषा में तत्समता की प्रधानता रहती है। इस बात का अगर नाटककार ध्यान रखता है तो उसकी भाषा पात्रानुकूल कही जाती है। इसी प्रकार प्रसंगानुकूल भाषा की बात आती है। जैसा प्रसंग है उसी के अनुसार भाषा होनी चाहिए। उसमें सपाटता नहीं होनी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रसंगों में एक जैसी ही भाषा चली आ रही है। ऐसा होने पर नाटक में नाटकीयता नहीं आ पाती है। तो प्रसंगों के अनुसार भाषा में बदलाव, परिवर्तन जरूरी है। भाषा की जो सर्व प्रमुख विशेषता है वह है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता का गुण भाषा में होना अनिवार्य है। अर्थात नाटककार जो कुछ कहना चाहता है, नाटककार जो कुछ
पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है, उस बात को पहुंचाने में उसकी भाषा सक्षम होनी चाहिए। भाषा में वह क्षमता होनी चाहिए कि वह नाटककार की बात को जिस रूप में वह कहना चाहता है उसी रूप में पाठकों तक पहुंचा सके। अगला तत्व है उद्देश्य। हर नाटककार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। नाटक की रचना के पीछे कोई न कोई प्रयोजन रहता है। नाटक का उद्देश्य आर्थिक हो सकता है, यश प्राप्ति का हो सकता है, अथवा सामाजिक एवं वैयक्तिक समस्याओं का चित्रण आदि भी हो सकता है। आर्थिक, जिसमें वह धन प्राप्ति करना चाहता है। अगर नाटक रचना के पीछे उसका उद्देश्य धन प्राप्ति है। यश प्राप्ति, अगर वह नाटक की रचना करके यश का अर्जन करना चाहता है, यश कमाना चाहता है, अथवा सामाजिक एवं वैयक्तिक समस्याओं का चित्रण, या फिर वह किसी सामाजिक समस्या का, वैयक्तिक समस्या का चित्रण करना चाहता है, इनमें से ये सभी नाटक के उद्देश्य हो सकते हैं या इनमें से कोई एक नाटक का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन नाटककार का जो भी उद्देश्य है वह आरोपित नहीं होना चाहिए। अपने आप वह नाटक उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। स्वतः उद्देश्यात्मकता नाटककार में बनी रहनी चाहिए। अगर उद्देश्य आरोपित होता है तो वह नाटक उच्च कोटि का नहीं कहा जा सकता। नाटक के उद्देश्य को लेकर के बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है, नाटक का उद्देश्य जीवन की व्याख्या है। पाश्चात्य विद्वान है बेन जॉनसन। उनका मत है कि नाटक का मूल उद्देश्य मनोरंजन तथा शिक्षा देना है। अगर हम भारतेंदु युग के नाटकों की, द्विवेदी युग के नाटकों की बात करें तो उन नाटकों में प्रमुख उद्देश्य हमें यही दिखाई देता है। मनोरंजन प्रधानता और उपदेशात्मकता उन नाटकों में बहुत दिखाई देती है। तो मनोरंजन और शिक्षा देना ही उन नाटकों का प्रमुख तत्व है। लेकिन जैसे जैसे आगे नाटक का विकास होता है, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, तो नाटकों का उद्देश्य जो है परिवर्तित, विकसित होता चला जाता है। अगला तत्व है अभिनय। अभिनय ही वह तत्व है जो नाटक को अन्य विधाओं से अलग करता है, भिन्न बनाता है। अभिनय का अर्थ है हृदयगत भावों को प्रकाशित करना। अभिनय किसी व्यक्ति के हृदयस्थ भावों का अनुकरण कर सामाजिक को वस्तु का साक्षात्कारात्मक अनुभव कराता है। अभिनय में बाह्य चेष्टा मुख्य नहीं है, बल्कि मन का भाव व्यक्त करना ही प्रधान है। कि बाहर से जो चेष्टाएं की जाती है अभिनय में, शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, अंगों के माध्यम से जो चेष्टाएं की जाती है, वे मुख्य नहीं है कि अभिनय में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। महत्वपूर्ण यह है कि भावों को व्यक्त करने में अभिनय कितना सफल रहा। अगर अभिनय के द्वारा मन के भावों को मंच पर उतारने में सफलता मिलती है तो वह अभिनय सफल है। भरत मुनि ने अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो शरीर के अंगों के माध्यम से अभिनय किया जाता है। वाचिक जो वाणी के द्वारा, संवाद के द्वारा जो अभिनय किया जाता है। आहार्य
जो पात्रों की वेशभूषा है, जो उनके आभूषण हैं, वे आहार्य के अंतर्गत आते हैं। और सात्विक, जो स्वाभाविक अभिनय है, वह सात्विक अभिनय के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यक्ति के अपने प्रयास नहीं होते, बल्कि स्वाभाविक रूप से ही जो अभिनीत किया जाता है, जैसे स्वरभंग, कंप, प्रस्वेद आदि। स्वरभंग अत्यधिक भय के कारण, क्रोध के कारण, दुख के कारण व्यक्ति के मुख से कोई वाणी नहीं निकलती है, वह है स्वरभंग। प्रस्वेद, पसीना आना, डर के मारे पसीना आ जाना, कंप, कांपने लगना, तो ये सात्विक भाव है, सात्विक अभिनय है। प्राचीन काल से ही नाटक और अभिनेता में कोई अंतर नहीं माना जाता रहा है, लेकिन अब जब मुद्रण कला का विकास हो गया है, तो नाटक पाठ्य और अभिनय दो वर्गों में विभक्त हो गए हैं। कुछ विचारकों का तो यह भी मानना है कि नाटक यदि अभिनेता की तुला पर खरा नहीं उतरता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह श्रेष्ठ नाटक नहीं है। अगर वह पाठकों को आकर्षित कर पाता है, तो वह श्रेष्ठ नाटक ही कहा जाएगा। प्रसाद के नाटकों को इस वर्ग में रखा जा सकता है, लेकिन इन बातों से परे जो प्रमुख बात है कि नाटक के लिए अभिनय होना अनिवार्य न सही आवश्यक अवश्य है, क्योंकि नाटक है तो उसमें नाट्य कला का, अभिनेता का होना आवश्यक है। अगर कोई भी नाटक मंच पर सफल नहीं हो पाता है, तो उसकी उत्कृष्टता संदिग्ध हो जाती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक हिंदी नाटक है, उनमें कुछ नाट्य तत्व तो संस्कृत नाट्य शास्त्र से अपनाए गए हैं और कुछ नवीन चिंतन और पाश्चात्य प्रभाव पर आधारित है। हमने यहाँ पर जिन नाट्य तत्वों की बात की है, इनमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों तत्वों का समन्वित रूप है। जो आधुनिक हिंदी नाटक है, इनकी अगर समीक्षा की बात करें तो परंपरागत नाटकीय तत्वों द्वारा इनकी समीक्षा संभव नहीं है। केवल सुविधा की दृष्टि से ही इन तत्वों को आधार बना करके समीक्षा कर ली जाती है। वास्तविकता तो यह है कि इन नए नाटकों के लिए, आधुनिक नाटकों के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। धन्यवाद।